हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको क्लास 9 जेएनबी का जो एग्जाम होने वाला है 9 फरवरी को, उसकी पूरी प्रिपरेशन 20 दिन में करवाई जाएगी। तो अगर आप 20 दिन में जेएनबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों, आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में बेसिकली हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है 26 6 भागे 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 का मान बताओ। तो हमें एक बात पता है, पहले से ही हम बोर्ड मास पढ़ चुके हैं। बोर्ड मास के बारे में हमें पता है, ठीक है। किसके बारे में पता है? बोर्ड मास के बारे में। यहाँ पे हम जो बोर्ड मास का रूल होता है उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ऑफ भी नहीं है। उसके बाद डी फॉर डिवीजन है ना, या डिवाइड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6 और माइनस का 6। सबसे पहले इस 6 में हम 6 का डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा 6 रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 6 और यहाँ पे माइनस में 6। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डी के डिवाइड के बाद बोर्ड मास में डी के बाद क्या है? एम है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुना। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस, अब देखो 6 का 6 के साथ गुणा होगा तो मिलेगा 36 और यहाँ पे माइनस का 6। अब देखो मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे एडिशन की बात की गई है, ए फॉर एडिशन है ना, यानी कि जोड़ना, ए फॉर एडिशन। चलिए तो जोड़ देते हैं, 36 और 1 को जोड़ देंगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा और माइनस का 6 सेम रहेगा। इसके बाद सबसे लास्ट में है एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। क्या होता है? घटाना। तो 37 में से 6 जाएगा, आंसर बचेगा हमारा 31। यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? 31 आएगा। और आप यहाँ पे देखिए सी वाले ऑप्शन में सेम आपको 31 दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन 31 हो जाएगा। क्लियर? इसको हमने क्या किया, बोर्ड मास के रूल से हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में बोला गया है 16 और 14 का महत्तम समावर्तक होगा। महत्तम समावर्तक का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। हमें 16 और 24 का क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक निकालना है। चलिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 16 का एचसीएफ करेंगे और यहाँ पे 24 का एलसीएम करेंगे, है ना। फिर उसके बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 16 को काटेंगे 2 से, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ इसको काटेंगे 2 से तो 4 आएगा, इसको भी काटेंगे 2 से तो यहाँ पे 2 आएगा, और इसको 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 24 को काटेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। चलिए यहाँ पे पहले हम एक बार लिख लेते हैं। तो 16 को हम लिख सकते हैं क्या? 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 2। और 24 को हम कैसे लिखेंगे? 24 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कॉमन बताना है इनमें कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पे भी एक 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो एचसीएफ में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी एक 2 है और यहाँ पे भी एक 2 है, तो इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब तो इसमें हमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा तो हम सिर्फ इतना ही लिखा रहने देंगे। अब इन तीन बार जो हमें 2 2 मिला है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी कि 16 और 24 का जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा ए ऑप्शन 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया, 16 और 24 का लघुत्तम लिया, एलसीएम किया, और उसके बाद उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थे, एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें से जो कॉमन संख्या हमें मिल रही थी उनका आपस में मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में दोस्तों बोला गया है 1 सही 1/3 भागे 1 सही 1/2 भागे 1 सही 1/9 का मान है। क्वेश्चन को एक बार हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1 सही 1/3, फिर यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, फिर लिखा हुआ है 1 सही 1/2, फिर है भाग में यहाँ पे 1 सही 1/9। इन सबको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न में दिया गया है। सबसे पहले इसको हम सिंपल भिन्न में लिखेंगे। तो 3 एकम 3 और 1 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4/3। ये तो पता होगा कैसे करते हैं। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो भी आता है उसको यहाँ पे ऊपर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा 4/3। यहाँ पे हो गया हमारा भागे 2 एकम 2 और 1 3/2, और यहाँ पे हो गया हमारा 9 एकम 9 और 1 10 10/9। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे। 4/3 यहाँ पे भाग का चिन्ह है, इसको उल्टा कर देंगे तो एक गुणा में बदल जाएगा, और जो 2 है वो ऊपर पहुँच जाएगा और जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से यहाँ पे भी भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में बदल देंगे तो संख्या कैसी हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी। अब तीनों को हम सॉल्व कर देंगे। देखो
तो यहाँ से 3 से 9 को काटेंगे तो यहाँ पे 3 बार कटेगा और इस वाले 3 से ये वाला 3 पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10। तो यहाँ पे ऊपर से हमारा 4 बचा है और नीचे हमारा 5 बचा है, तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो 4/5 हो जाएगा। आप देखिए ए ऑप्शन में सेम आपको यही आंसर दिया गया है ना, 29 का जो ए ऑप्शन है उसमें 4/5 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा वो 4/5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 720 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड बेसिकली मतलब एलसीएम निकालना होता है। हम यहाँ पे 720 के एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से पहले इसको काटेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 90 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 आएगा, फिर अब ये 45 कटेगा हमारा 3 से, है ना, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 15 भी कटेगा हमारा 3 से तो 5 आएगा और 5 को 5 से काट देंगे तो 1 मिल जाएगा। यानी कि 720 के जो एचसीएफ होंगे, 720 के एलसीएम जो होंगे वो होंगे 2 गुणे 2 गुणा में 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 5। यही हम देख लेंगे हमें किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है, शायद सी वाले ऑप्शन में सेम आपको यही दिया गया है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड है वो फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अधिवर्ष है। चलो मैं आपको एक बार बताता हूँ, जो 2024 है ना वो क्या है, एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या होता है, बाय ईयर, जिसमें फरवरी में कितने दिन हो, फरवरी में 29 दिन हो। ठीक है, फरवरी में 29 दिन होते हैं तो वो कौन सा ईयर कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। तो 2024 हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, अब देखो लीप वर्ष है वो 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार आता है। मतलब कि 2024 अगर लीप वर्ष है तो 4 साल इसमें हम घटा देंगे, -4 कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2020। यानी कि 2020 भी क्या था, एक लीप ईयर था। 2020 भी क्या था, एक लीप ईयर था। यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, सी वाले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। सी वाला ऑप्शन क्या है, एक लीप वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32। वृत्त की परिधि का मान होता है। वृत्त की जो परिधि होती है, ये जो सरकमफ्रेंस होती है, इसका क्या मान होता है। तो इसका जो सूत्र होता है C = होता है 2πr। ठीक है, और एरिया = होता है πr²। तो वृत्त की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, परिधि, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन में सेम आपको यही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, समपंचभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। समपंचभुज के प्रत्येक कोण का मान दोस्तों कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पंचभुज होता है यानी कि जो पेंटागन होता है, पंचभुज, इसमें कोणों का जो योग होता है, टोटल योग होता है वो 540 अंश का होता है। कितना होता है दोस्तों, 540 अंश का होता है। 1 मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 540 अंश। ठीक है, अब पंचभुज में जो कोण होते हैं वो कितने कोण होते हैं। तो इसमें जो कोण होते हैं दोस्तों वो 5 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 5 कोण होते हैं। ठीक है, और टोटल जो कोणों का योग होता है, टोटल जो कोणों का दोस्तों योग होता है वो हमारा 540 होता है। तो हमें एक कोण बताना है, एक कोण कितने का होगा। तो देखो टोटल जो कोण होते हैं, कोणों का योग होता है वो 540 होता है। ठीक है, टोटल इसमें 5 कोण होते हैं तो एक कोण होगा दोस्तों, उसमें हम 5 का 540 में भाग कर देंगे तो हमारा एक कोण निकल आएगा। 5 का 540 में भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 0 और 8, 40 में 8 बार जाएगा। मतलब कि जो प्रत्येक कोण होगा दोस्तों वो 108 डिग्री का होगा। और आप ए वाले ऑप्शन में देखिए सेम आपको यही ऑप्शन दिया गया है, यही आंसर दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बोला गया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा। इसमें एवरेज बताना है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का। चलिए पहली 10 प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10। अब टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या है हमारी 10, तो बटे में आ जाएगा इसका 10। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 और 9 45 और 10 55। बच्चे में आ जाएगा हमारा 10। 55 में 10 का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 5.5। यानी कि प्रथम जो 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, उनका जो औसत होता है, एवरेज होता है, वो कितना होता है, 5.5 होता है। बी वाले ऑप्शन में आपको सेम यही आंसर दिया गया है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन में बोला गया है 92 का रोमन संख्यांक है, यानी कि 92 को रोमन काउंटिंग में कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा 92 होता है वो 90 प्लस 2 होता है। 90 को लिखते हैं हम एक्स सी और 2 को लिखते हैं हम डबल आई। ठीक है, तो जो 92 का नंबर होगा रोमन काउंटिंग में वो होगा एक्स सी डबल आई। और आप देखिए बी ऑप्शन में आपको सेम यही आंसर दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बोला गया है तापमान मापने की इकाई होती है। तापमान मापने की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड, डिग्री सेल्सियस, लीटर और सेंटीलीटर। तो सभी को पता है टेम्परेचर मेजर करने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डिग्री सेल्सियस होती है। डिग्री सेल्सियस होती है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। 37 में बोला गया है एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया है, उसका उत्तर वास्तविक उत्तर से कितना अधिक है। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी बच्चे ने क्या किया है कि जो 7236 है, ठीक है, उसमें गुणा करना था 56 से, लेकिन उसने क्या किया है दोस्तों, उसने इसमें गुणा कर दिया है, उसने इसमें गुणा कर दिया है कितने से? 65 से गुणा कर दिया है। तो ये बताना कि इन दोनों उत्तरों का जो डिफरेंस है वो कितना है। सबसे पहले चलिए हम इसमें 56 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 से 6 का करेंगे तो 36 आएगा, 6 × 18, 21 का 1, 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 36 42 और 1 43। यहाँ पे हम 6 का गुणा इसके साथ किया तो हमें 43,416 मिल गया है। अब 5 के साथ करेंगे तो 5 × 30, 15, 3 18, 10 1 11, 35 और 1 36। दोनों को जोड़ देंगे तो मिलेगा 6 1 12, 3 1 4 1 5, 6 4 10 और यहाँ पे मिला हमें दोस्तों 4,05,216। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इसका गुणा करने पे कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, हमें यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 6 का गुणा करेंगे दोस्तों इसके साथ तो हमें मिलेगा 6 1 4 3 और 4, जोड़ देंगे तो मिलेगा 14 3 10 7 और ये 4। ठीक है, तो आंसर चाहिए था दोस्तों हमें कौन सा? आंसर चाहिए था हमें दोस्तों ए वाला, मिला है हमें ए वाला। हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। तो 47,0340 47,0340 में से हम दोस्तों माइनस कर देंगे, 1 मिनट, हम माइनस कर देंगे दोस्तों किसको? 40 52 16 को। ठीक है, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 10 में से 5 गया तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। यानी कि इसका जो अंतर होगा वो होगा 65,124 का। और बी वाले ऑप्शन में सेम आपको यही आंसर दिया गया है, 65,124। तो 37 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन में बोला गया है एक त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, मान लेते हैं पहला कोण, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये अनुपात में दिए गए हैं। एक बात याद रखना, जहाँ पे भी अनुपात दिया गया हो वहाँ पे हम x ले लेते हैं। मान लीजिए पहला कोण हो गया 1x, दूसरा कोण हो गया 2x और तीसरा कोण हो गया 3x। क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 1 2 3 के अनुपात में दिया गया था। ठीक है, हमें कोणों का मान बताना था। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे जो हमें ये अनुपात दिया गया था इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 1x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल में 180 अंश। अब 1x को तो x अकेला भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों को हम जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 1 6x हो जाएगा। और यहाँ पर रहेगा हमारा 180 अंश। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x आएगा हमारा 180/6 के 6 का हम 180 में भाग कर देंगे तो मिल जाएगा 6 × 18 और 0 का 0 0, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? 30 मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कोण दिए गए थे इनमें हम x की वैल्यू रख देंगे। तो हमारा जो पहला कोण है, ठीक है, जो हमारा पहला कोण है वो 1x के बराबर था, यानी कि पहला कोण कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। दूसरा कोण हमारा 2x के बराबर था, यानी कि 30 दूनी 60, 2 से 30 में गुणा कर देंगे तो 60 मिल जाएगा। तीसरा है हमारा 3x, x की वैल्यू है हमारी 30, 3 से 30 का गुणा हो 30 का गुणा होगा तो हमें मिल जाएगा 90।
ठीक है। तो ये त्रिभुज के क्या हो जाएंगे दोस्तों, तीनों कोण हो जाएंगे 30, 60 और 90। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सी वाले ऑप्शन में सेम यही आंसर दिया गया है। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन में बोला गया है दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक है। दो अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक हो यानी कि एचसीएफ होता है, ठीक है, वो कितना होता है। मान लीजिए दो अभाज्य संख्या हमारी 2 और 3 है, तो 2 और 3 का जो एचसीएफ होता है दोस्तों वो हमेशा, चलिए एक और एग्जांपल से ले लेते हैं, थोड़ा इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 7 और 11, इसका जो दोस्तों एचसीएफ होता है, किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है दोस्तों वो 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है ना। जैसे कि जो 7 और 11 है, इसमें कोई भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, 2 और 3 में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इनमें कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 ही होता है। तो दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि जो एचसीएफ होता है दोस्तों वो ए होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन में बोला गया है 144 का 3/4 भाग और 96 के 2/3 भाग से कितना अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 144 का 3/4 भाग है उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 3/4 भाग, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 144 में गुणा कर देंगे 3/4 का। 4 से पहले हम 44 को काटेंगे 144 को, तो मिलेगा 4 × 3 = 12 और यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 4 का 6, 24 में जाएगा 6 बार यानी कि 36, और 36 का 3 के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 18 और 3 × 3 = 9, 1 10 यानी कि 108। यानी 144 का जो 3/4 भाग है वो 108 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम 96 का जो 2/3 भाग है उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, 96 में 2/3 का भाग कर देंगे, इससे पहले इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3 का 9 में 3 बार जाएगा और 3 का 6 में 2 बार जाएगा यानी कि 32, और 32 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो मिलेगा 64, ठीक है। अब बताना था कि 144 का जो 3/4 भाग है वो 96 के 2/3 भाग का कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो यहाँ पे हमें 108 मिल रहा है और यहाँ पे 64 मिल रहा है। हमें बताना है कि जो 108 है वो 64 से कितना बड़ा है। तो 108 में से हम 64 को दोस्तों माइनस कर देंगे, 4 मिलेगा, और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा तो दोस्तों 4 मिलेगा। यानी कि 108 से जो 64 बड़ा होता है वो 44 बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है दोस्तों, 44 बड़ा होता है। तो आप देखिए बी वाले ऑप्शन में सेम आपको यही आंसर दिया गया है, ठीक है। तो 144 का जो 3/4 भाग है वो 96 के 2/3 भाग से 44 अधिक है। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 17/25 को प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे 17/25 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 17/25। इसको हमें प्रतिशत में लिखना है, तो प्रतिशत में लिखने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए गुणा कर देते हैं, 25 से हम 100 को काट देते हैं तो 25 का 100 में 4 बार भाग जाएगा और 4 का 17 के साथ गुणा हो जाएगा तो आएगा 17 दूनी 34, 17 3 51 और 61 से। तो इसका जो परसेंटेज होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 68% हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी तरीके से दोस्तों इस जो बटे में जो संख्या रहती है उसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, उसको जो परसेंटेज है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 42 में 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सही है। दोनों विभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं और दोनों 3 के गुणज हैं। तो पहली बात है, पहला क्वेश्चन है इसमें दोनों विभाज्य संख्याएं, विभाज्य का मतलब होता है कटने वाली संख्याएं। ये तो गलत है क्योंकि 21 तो 3 से कट जाता है लेकिन 11 3 से नहीं कटता, ठीक है। दूसरा है दोनों सम संख्याएं हैं, दोनों कैसी संख्या है, सम संख्या है। ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। दोनों सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या वह होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो। तो ये तो राइट हो जाएगा क्योंकि 11 1 से भी कटती है और 21 भी 1 से कटता है। डी ऑप्शन है, डी दोनों 3 के गुणज हैं, ये तो गलत है, 11 3 का गुणज नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो सही कथन होगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो सिर्फ 1 से कटती हैं। किससे कटती हैं, 1 के अलावा उनका और भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। तो 11 है उस वो भी 1 से डिवाइड हो जाएगी, है ना, 1 का भाग तो सब में चला जाता है। और उसी तरीके से 21 है वो भी कितने से डिवाइड हो जाएगी, 1 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, को प्राइम नंबर।
तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 43 क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, एक ट्रक को 594 किलोमीटर चलाने पर 108 लीटर डीजल लगता है, 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना डीजल लगेगा। देखो जो ट्रक है वो 594 किलोमीटर चलता है कितनी डीजल में, 108 लीटर डीजल में। ठीक है, अब हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 1 लीटर डीजल का निकाल लेते हैं कि 1 लीटर डीजल में ट्रक कितना चलता है। 1 लीटर डीजल में ट्रक चलेगा, ट्रक कितना चलेगा। चलिए सिंपली क्या करेंगे हम, 594 में 108 का है भाग कर देंगे। ठीक है, इसको 2 से काट देते हैं सिंपलीफाई करने के लिए, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 14, यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये 4। अब ये हमारा कितने से कटेगा, ये हमारा कट जाएगा 3 से, 3 का 29 में 9 बार जाएगा 27 आएगा, फिर से 9 बार जाएगा तो 27 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, यानी कि हमें मिल गया है 99/18। इसका हम भाग कर देते हैं तो 90 और यहाँ पे भी 18 पंचे 90, यानी कि 5.5 किलोमीटर। ठीक है, 1 लीटर तेल में जो ट्रक है वो चलता है 5.5 किलोमीटर। अब हमें दोस्तों क्या करना है, हमें 1650 किलोमीटर का फाइंड करना है। हमें कितने किलोमीटर का फाइंड करना है, 1650 किलोमीटर का। 1 लीटर में चलता है 5.5 किलोमीटर, तो 1650 किलोमीटर कितने लीटर में चलेगा। चलिए सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसमें इसका भाग कर देंगे, 1650 में 5.5 का भाग कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको चलो हम 5 से काट देते हैं, तो हो जाएगा 5 × 15, 5 × 15 और 0, और इसका पॉइंट हटा देंगे तो एक ऊपर 0 और बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं, सिंपल हो जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 बढ़ा लिया तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, इसका जो दशमलव था वो खत्म हो गया, दशमलव इसका समाप्त हो गया। ठीक है, तो बटे में आ जाएगा हमारा, एक यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, ओके, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा हमारा 300। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, 300 आएगा। यानी कि अगर 594 किलोमीटर चलाने पर जो डीजल लगता है वो 108 लीटर लगता है, तो 1650 किलोमीटर चलाने पर जो डीजल लगेगा दोस्तों वो कितना लगेगा, 300 लीटर लगेगा। सिंपली हमने क्या किया, सबसे पहले देखो हमने 1 लीटर डीजल में निकाला कि ट्रक कितना चल पाएगा, उसके बाद फिर हमें 1650 का निकालना था, तो हमने भाग कर दिया तो हमारा निकल आया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और दोस्तों हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रात 8 बजे, ठीक है, रोज़ रात 8 बजे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की आपकी लाइव क्लास रहेगी यूट्यूब पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो कि आपके नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो दोस्तों आपको इस 20 दिन का जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका सिलेक्शन JNV में हो पाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, रोज़ रात 8 बजे आपकी ओन स्टडी चैनल पर लाइव क्लास होगी JNV क्लास 9 के लिए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।